सभी को नमस्कार, सभी को अभिवादन। उम्मीद करूंगा आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे अपने घर पे। आज से अपन हिंदी साहित्य की नई क्लासेस शुरू कर रहे हैं। ये क्लासेज आपके लिए यूजीसी नेट यानी कि अगर आप नेट जेआरएफ को टारगेट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये क्लासेज मदद करेगी। साथ में आपके जो भी टीचिंग एग्जाम होते हैं लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर है और भी जो टीचिंग एग्जाम होते हैं, और अगर आपका उनमें विषय हिंदी है तो ये क्लासेज आपको वहाँ पे मदद करेगी। ये पहली क्लास है, इसके कारण मैं यहाँ पर आपको क्लासेस कैसे चलेगी उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी पहले ही बता देता हूँ। आगे से जो भी क्लासेज आएगी वो सीधी टू द पॉइंट चलेगी। मुझे पता है कि आपका जो समय है वो बहुत ज़्यादा कीमती है और समय को ज़्यादा बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं आपसे इतनी ही उम्मीद करूँगा कि अगर आपको ये क्लासेज अच्छी लगती हैं तो आप एक बार के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और कमेंट करके बताइएगा। देखिए, आप इस बात को समझिए कि जो आप लाइक या कमेंट करते हैं उससे हमें आगे प्रोत्साहन मिलेगा और क्लासेज बनाने के लिए। साथ में अभी हम पहली पहली बार क्लासेस को बना रहे हैं तो हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी। आज अपन जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो हिंदी साहित्य में नाटक को शुरू कर रहे हैं। अगर अपन बात करेंगे यूजीसी नेट में तो ये आपको यूनिट 8 का टॉपिक देखने को मिलेगा। यूनिट 8 में हिंदी नाटक लिखा हुआ है। अब सवाल ये बनता है कि मैं आपको हिंदी नाटक को सबसे पहले क्यों करवा रहा हूँ। माफी चाहूँगा। बात ये बनती है कि मैं नाटक से ही शुरुआत क्यों कर रहा हूँ। और भी बहुत सारे टॉपिक है, लाइक मैं चाहूँ तो काव्य से भी शुरू कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो हिंदी साहित्य के इतिहास से भी शुरू कर सकता हूँ, उपन्यास से भी शुरू कर सकता हूँ, कहानी से भी शुरू कर सकता हूँ। लेकिन नहीं, मैं शुरुआत नाटक से कर रहा हूँ। उसके पीछे कारण क्या है वो समझिए। हमने कभी ना कभी नाटक को पढ़ा है, कभी कभी ना कभी नाटक को देखा है। और ये भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी स्कूल में या फिर कभी रामलीला में नाटक का मंचन भी किया है। नाटक से हमारा जुड़ाव सदियों से है। अगर अपन बात देखेंगे उपन्यास से तो उपन्यास आप में से शायद किसी व्यक्ति ने पढ़ा है, लिखा है या फिर कहीं ना कहीं उसके बारे में जानकारी ली है, तो संभावना कम है। लेकिन नाटक की संभावना बहुत ज़्यादा है कि आपने इसको कहीं ना कहीं मंच पे खेला है, मंच पे देखा है, तो इसको समझाना बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप साहित्य को पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको नाटक के माध्यम से जो रुझान पैदा होगा, जो इस विषय में रुचि पैदा होगी, वो किसी और टॉपिक से नहीं हो सकती। ये मेरा निजी मत है, हो सकता है कि थोड़ा सा आपके मतों के साथ में विभेद हो सकता है, पर खैर शुरू करते हैं। नाटक के साथ में शुरू कर रहे हैं और हम सबसे पहले जिस नाटक को शुरू करने वाले हैं उसका नाम है अंधेर नगरी। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया एक नाटक है और उनके द्वारा ही इस नाटक को खेला गया था। ये नाटक आपने बचपन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुना जरूर होगा। देखा है या नहीं देखा इसकी संभावना कम है, और ये हो सकता है कि आपने देखा भी हो। मतलब लाइक हमने तो स्कूल में इस नाटक को मंच पे खेला हुआ है। इसके कारण इस नाटक को काफी लोग जानते हैं, काफी बचपन से इस नाटक के साथ में जुड़ाव है। मैं क्लासेस कैसे लगाऊंगा, कैसे शुरू करूंगा, उसको भी मैं आपको पहले समझा देता हूँ। देखिए, अपन क्लासेस को 3 माध्यम से कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जो उसकी मेन कथानक है, जो उसका मेन उद्देश्य है, उस कहानी को मैं आपको बता दूंगा कि इस नाटक की कहानी क्या है। उसको एक बार के लिए मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। उसके बाद में इसकी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको मैंने नोट्स के माध्यम से यहाँ पे लिख रखा है। ये सारे तथ्य मैंने खुद ही हैंड रिटन फॉर्मेट में यानी कि हस्तलिखित माध्यम से लिखा है। ये आप पहले अपन पढ़ेंगे इनको। कारण ये रहता है कि जो आपकी कहानी है वो आपको पता है कि कहानी क्या है। लेकिन जब आप यूजीसी नेट में सवालों को देखेंगे, आजकल जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डीप पूछे जा रहे हैं। कहीं से भी कोई भी फैक्ट उठा के दे देंगे। इसके कारण इस नाटक से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। बाद में अगर कोई नाटक छोटा है तो उस नाटक को अपन पूरा पढ़ेंगे, और अगर कोई नाटक बड़ा है लाइक अगर अपन देखेंगे स्कंदगुप्त जैसा बहुत बड़ा नाटक है तो उसको तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर कोई नाटक छोटा है तो उसको अपन यहाँ पर पूरा पढ़ेंगे भी। लेकिन हमारी जो मेन जो जरूरत है वो इन 2 माध्यम से हो जाएगी, कहानी के माध्यम से और जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसके माध्यम से। सो ये मैंने आपको पूरी जो आगे की योजना है वो मैंने आपको बता दी। अब शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा आपका मैंने टाइम ले लिया, पूरे 4 मिनट लिए हैं, लेकिन जरूरी थे। शुरू करते हैं। अंधेरी नगरी या फिर अंधेर नगरी, मैंने यहाँ पे अंधेरी नगरी लिख दिया है क्योंकि बचपन में हमने जिस नाटक को खेला था उसका नाम हमने अंधेरी नगरी रखा था। अंधेर नगरी ये नाटक आपने बचपन में देखा होगा। एक कहानी आपने सुनी थी क्या? एक पागल राजा जो अपने आप को समझता है कि मैं बहुत ज़्यादा न्यायपूर्ण राजा हूँ, मैं कहीं ना कहीं एक न्याय का विधाता हूँ, मैं लोगों के साथ में न्याय करता हूँ। लेकिन उस मूर्ख राजा को ये नहीं पता है कि वो न्याय के चक्कर में बहुत ज़्यादा अन्याय कर रहा है। अब मैं आपको सबसे पहले इस नाटक को लिखने के पीछे योजना क्या थी, इसको नाटक को लिखा क्यों गया था, वो समझिए। ये एक हास्य प्रियसन है, ये नाटक नहीं है। सबसे पहले इस बात को समझिए। वैसे नाटक के बहुत सारे विधान होते हैं, उसमें प्रियसन भी एक नाटक का एक विधान है। प्रियसन का मतलब होता है हास्य। हास्य के माध्यम से
किसी बात को रखना। आप कहीं ना कहीं एक हास्य विनोद के माध्यम से इस नाटक को जब आपने देखा होगा तो आपको बहुत ज़्यादा हंसना भी आएगा। ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये कॉमेडी शो की तरह काम करता है। जो अंधेर नगरी है ये शुद्ध हास्य प्रियसन के अंदर गिना जाता है। सबसे पहले तो आपको इसका थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये 1881 यानी कि 1851 में लिखा गया था। इसके अंदर टोटल 6 अंक है और 28 यानी कि 28 चरित्र है। इसके अंदर जो टोटल पात्र आने वाले हैं वो 28 लोग आने वाले हैं। ये जो नाटक है ना, ये नाटक जब आप पढ़ते हैं तो कभी ना कभी अगर आपको ये नहीं पता है कि साहित्य को पढ़ा कैसे जाता है तो आप सोचते होंगे ये क्या कहानी है, इसको क्यों लिखा गया। हर एक नाटक के, हर एक उपन्यास के, हर एक कहानी के लिखने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, उसको क्यों लिखा जाता है। हम जब बचपन में साहित्य को पढ़ते हैं तब कैसे पढ़ते हैं? टीचर आएगा, बच्चे को खड़ा करेगा, बोलेगा पे पढ़ना शुरू कर। वो साहित्य नहीं है। वो तो सिर्फ आप क्या कर रहे हो कि जो कहानी है वो सुन रहे हैं। उस कहानी के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। ये जो नाटक लिखा गया था ये बिहार के एक निकम्मे रजवाड़े के आधार पर लिखा गया था। ये जो तर्क है वो रामचंद्र तिवारी ने लिखा है। रामचंद्र तिवारी जो एक समीक्षक है, उन्होंने इस बात को लिखा है कि ये जो नाटक है वो कहीं ना कहीं एक बिहार के एक निकम्मे राजा के प्रति कहीं ना कहीं उसकी जो कार्य थे, उनके काम करने का जो तरीका था, उसके ऊपर उपहास के रूप में इस नाटक को लिखा गया था। इसके साथ में कुछ लोग अंधेर नगरी जो नाटक है उसको अंग्रेजों के खिलाफ भी बताते हैं कि जब अंग्रेजी हुकूमत यहाँ पर थी, बरतानिया हुकूमत को दिखाने के लिए कि आप लोग अपने आप को बताते कि आप न्याय के देवता हैं, पर आप न्याय के देवता है नहीं। आप न्याय को दिखाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा अन्याय कर रहे हैं, उसके लिए भी इस नाटक को लिखा गया था। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दी कि महत्वपूर्ण भूमिका क्या थी, इसको लिखने के पीछे उद्देश्य क्या था, वो समझ लिया। इस नाटक के अगर अपन देखेंगे ना एक तो आज शायद मेरा ये गला बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। मुझे लग रहा है कि आज ही मैं पढ़ाना हिंदी साहित्य के लिए शुरू की और आज ही मेरा गला खराब हुआ है, पर खैर क्या मायने रखता है। देखिए इस नाटक के अगर अपन देखेंगे ना, 3 महत्वपूर्ण किरदार कौन है, 3 नहीं 4 महत्वपूर्ण किरदार को लेकर चलते हैं। सबसे पहले एक किरदार है जिसका नाम है महंत जी। महंत इस नाटक का कहीं ना कहीं मूल एक व्यक्ति हैं जो इस नाटक की भूमिका को बांधेगा। इसके साथ में इसके 2 चेले हैं जिनका नाम, एक का नाम है गोवर्धन दास और एक का नाम है नारायण दास। थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपको सारी चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। ये 2 है इसके चेले और एक व्यक्ति है जिसका नाम है चौपट राजा। ये कहावत आपने सुनी है, अंधेर नगरी चौपट राजा। मैं तो वैसे राजस्थान से ताल्लुकात रखता हूँ। आपका संबंध किस राज्य के साथ में है एक बार के लिए मुझे बताइएगा। राजस्थान में हमने बहुत सारे ऐसे नाटक को सुना है। इसको हम बचपन में पोपा बाई की कहानी करके इसको पढ़ते थे। क्या अगर आपने भी इसको सुना है तो एक बार के लिए मुझे बताना, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ इसकी कहानी क्या है। एक गांव है, एक शहर है या फिर कोई नगर कह सकते हैं, ठीक है, जिसको यहाँ पे इन्होंने अंधेर नगरी के नाम से दिखाया है। उस नगर में एक बार एक महंत जी आते हैं, ठीक है। महंत जी आते हैं और इनके साथ में 2 चेले होते हैं। एक का नाम है गोवर्धन दास और दूसरे का नाम है नारायण दास। ये कहानी यहाँ तक आप समझिए। इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? ये इस कहानी का पहला अंक है। इस कहानी को 6 अंकों में लिखा गया है। काफी लोग यहाँ पर भी कंफ्यूज होते हैं कि अंक क्या होते हैं, उसको भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिकोड कर लेता हूँ। किसी भी नाटक को देखेंगे तो वो अंक और दृश्य के अंदर विभक्त होता है, उसके अंदर बटा होता है। अंक क्या होता है और दृश्य क्या होता है, उसको समझने के लिए आपको आज की मूवी को लेना पड़ेगा। आज की मूवी जो होती है, आज की जो सिनेमा को अगर आपने देखा है तो आज का सिनेमा कहीं ना कहीं 2 अंकों में बटा होता है। 2 अंक कौन से होते हैं? इंटरवल का पहला अंक और दूसरा अंक। अगर आपने किसी भी मूवी को देखा है, अगर आपने हाल ही में कोई भी मूवी देखी है तो वो 2 अंकों में बटी हुई है। पहला अंक शुरू होगा, उसके बाद में इंटरवल आएगा और उसके बाद में दूसरा अंक शुरू होगा। तो जो अंक का जो कंफ्यूजन है वो तो यहाँ से आपका कवर हो गया। इसके बाद में होता है दृश्य। दृश्य क्या होते हैं? अगर आपने कोई भी मूवी देखी है तो दृश्य उसमें बदलते रहते हैं। कैसे? एक बार मानो किसी घर के अंदर का सीन बता देंगे, फिर बाजार के अंदर का सीन बता देंगे, फिर बाजार से कहीं दूर का सीन बता देंगे, लड़ाई का सीन बता देंगे। तो ये जो सीन बदलते हैं ना, इसको अपन दृश्य बोलते हैं। जब अपन सिनेमा को देखते हैं, जब अपन मूवी को देखते हैं तो उसमें बहुत सारे अंक हो सकते हैं, बहुत सारे दृश्य हो सकते हैं। वैसे मूवी में तो अंक ज्यादा नहीं हो सकते, पर अगर आपने आज का नया कॉन्सेप्ट है वेब सीरीज, अगर आपने वेब सीरीज देखी है तो उसमें कितने सारे अंक होते हैं? 7-8 अंक होते हैं। मतलब एक एक घंटे के एक एक अंक होते हैं और वो अलग अलग भागों में बटे होते हैं। अंक को आप कहीं ना कहीं एपिसोड से ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपने किसी सीरियल को देखा है तो सीरियल में कितने सारे अंक होते हैं? बहुत सारे। दृश्य भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन अगर अपन देखेंगे नाटक में, तो नाटक में ज्यादा अंक नहीं हो सकते, ज्यादा दृश्य नहीं हो सकते। ऐसा क्यों? अगर एक अच्छा नाटक है ना, तो एक अच्छे नाटक में ज्यादा अंक नहीं आने चाहिए, कम अंक आने चाहिए, क्योंकि मंच पे खेला जाएगा वो नाटक। अगर उसमें बार बार बिखरा हुआ रहा है, बार बार उसमें अगर पार्ट बट रहा है नाटक का, तो नाटक टूटता जाएगा, बिखरता जाएगा।
और अगर किसी नाटक में जरूरत से ज्यादा दृश्य भी हैं तो भी वो नाटक टूटेगा। कारण क्यों? जब अपन आज मूवी को देखते हैं तो मूवी में बहुत सारे सीन हो सकते हैं। कारण कैमरा एंगल, हमारे पास में कैमरा है, उसको एडिट कर सकते हैं, उसको एडिट करके 2 घंटे की मूवी के अंदर बना सकते हैं। एक मूवी को बनने में कम से कम 30 से 40 दिन का टाइम लगता है। एक मूवी का पूरा जो टाइम होता है वो करीब 90 दिन का होता है। 30 से 40 दिन उस मूवी को शूट होने में लगते हैं और बाकी दिन उसके एडिटिंग में लग जाते हैं। पर नाटक, नाटक क्या ऐसे होता है? नहीं, आप मंच पे जाएंगे, मतलब आप बैठेंगे मंच के सामने, लोग अभिनय करेंगे और वो नाटक चलेगा। अब आप ये देखिए कि अगर किसी नाटक में बहुत सारे दृश्य हैं, जैसे कि एक दृश्य उन्होंने ले लिया नदी के किनारे का और एक दृश्य ले लिया घर के बाहर, घर के अंदर का, तो आप सोच सकते हैं कि ये दोनों दृश्य मंच पे मंचित कैसे होंगे। जितने ज्यादा दृश्य नाटक उतना ज्यादा फ्लॉप हो जाएगा। इसके कारण देखा जाता है कि जो जयशंकर प्रसाद है, ये भी एक हमारे नाटककार है, इनके नाटक मंचों पे कभी खेलने पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा दृश्य वो डाल देते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 20-25 दृश्य वो डाल देते हैं। आप 2 घंटे के नाटक में इतने सारे दृश्य कैसे अपना सकते हैं? फिर यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे पास में एक रामलीला भी है। रामलीला में अंक तो कम ही है, मतलब अगर अपन देखेंगे 7 अंकों में पूरी रामलीला आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन उसमें दृश्य बहुत सारे हैं। पर रामलीला को खेलने के लिए अपन टोटल 7 दिन लगाते हैं, 7 दिन अलग अलग देख के उसको मंचन करते हैं, तो वो पॉसिबल हो जाती है। ये मैं आपको जो सारी चीजें बता रहा हूँ ना, ये आपको कहीं ना कहीं 2 चीजें समझिए। हिंदी साहित्य का जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको नाटक को पढ़ना है, नाटक की भूमिका को पढ़ना है। तो मैं आपको ये जो चीजें साथ साथ में बता रहा हूँ, ये आपको वहां पे मदद करेगी। चलते कहानी के ऊपर फिर से आते हैं। कहानी के अंदर 3 लोग हैं। मैन जी है, गोवर्धन दास है, नारायण दास है। ये एक बार किसी नगर में जाते हैं और उस नगर में महंत जी बोलते हैं कि देखो ये नगर कितना सुहाना है, कितना महान नगर दिख रहा है। तो फिर ये अपने जो शिष्य होते हैं उनको बोलते हैं, जाओ, अगर यहाँ से कोई अच्छी भिक्षा भिक्षा वगैरह मिल जाती हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो दक्षिणा मिल जाती है तो कहीं ना कहीं हमारा दिन अच्छा हो जाएगा। अब आप ये देखिए, जो मैन जी होते हैं जब आते हैं, ये इसका पहला अंक है। जिस नगर में आते हैं ये इसका पहला अंक है। और ये राम भजो भाई राम भजो, ये गाना गाते हुए आते हैं, ये भजन गाते हुए आते हैं। जब ये आते हैं तो ये अपने शिष्य के साथ में बातें करते हैं कि देखो अगर आपको कोई अच्छी भिक्षा मिल जाती है तो नगर में जाओ। तो फिर ये अपने दोनों शिष्य को भेजते हैं। जो गोवर्धन दास है इसको ये पश्चिम की तरफ भेजते हैं, और जो ये नारायण दास है इसको ये पूर्व की तरफ भेजते हैं। अब आप ये बोलेंगे कि ये पूर्व की तरफ क्यों भेजते हैं और इसको ये पश्चिम की तरफ क्यों भेजते हैं, और बाकी बात इसको याद भी रखना है। अब आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि यूजीसी नेट में सवाल आते हैं। सवाल ये आ सकता है कि नारायण दास को किस दिशा में भेजा था और गोवर्धन दास को किस दिशा में भेजा था। अब कंफ्यूजन है कैसे याद करें, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पश्चिम की तरफ किसको भेजा है? गोवर्धन दास को। और इस बात को भी ध्यान रखिएगा, पश्चिम की तरफ ही सारा खेल खेला जाएगा, पूर्व की तरफ नहीं। क्यों? क्योंकि ये नाटक कहीं ना कहीं अंग्रेजों के खिलाफ एक योजना के तहत लिखा गया है। अंग्रेज कहाँ पे है? पश्चिम में है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से आई है? पश्चिम से आई है ना। और हमें पश्चिम की चीजों को भी कहीं ना कहीं उजागर करना है, तो इसका जो नगर है उसको भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पश्चिम का दिखाया है। अब कंफ्यूजन ये है कि गोवर्धन दास को अपन पूर्व या मतलब एग्जाम में तो भूल जाएंगे ना, तो इसको अपन ऐसे याद कर सकते हैं। गोवर्धन पूजा ज्यादातर कहाँ पे मनाई जाती है? राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इस वाले पोर्शन में। नारायण दास मतलब कहीं ना कहीं ये पश्चिम की तरफ ज्यादा एक झुकाव की तरफ दिखाता है। वहीं पे अगर अपन देखेंगे नारायण दास को आप कहीं ना कहीं आप लेके चल सकते हैं जगन्नाथपुरी, कृष्ण भगवान वहीं पे हैं, बैठे हैं, तो वहां से लेके चल सकते हैं। थोड़ा सा ऐसा मतलब निमोनिक्स बनाइए, कहीं ना कहीं एक जुड़ाव को रखिए तो वो याद हो जाएगा। अभी मुझे बताया आप भूलेंगे नहीं। गोवर्धन दास को कहाँ भेजा था? पश्चिम की तरफ। नारायण दास को कहाँ भेजा था? पूर्व की तरफ। ठीक है, और ये हमारा पहला अंक खत्म हो जाता है। मैं बहुत डिटेल में समझा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि यहां से आपके सवाल फंसेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के 2 नाटक है, भारत दूरदशा और अंधेर नगरी। बहुत ही छोटे नाटक है, 20-20, 25-25 पेज के ये नाटक है। जब नाटक छोटा होता है तो सवाल आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। जयशंकर प्रसाद का नाटक बहुत बड़ा है, सवाल आने की संभावना भी कम है, और वहां से जो सवाल आ सकते हैं उनको डायरेक्ट कहानी के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं। पर यहाँ पे नाटक को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला अंक यहीं पे खत्म हो जाता है, जहाँ पे गुरुजी इन दोनों को बोलते हैं कि जाओ और घूम के आओ, मतलब भिक्षा लेके आओ। यहाँ पे गोवर्धन दास बोलता है कि गुरुजी यहाँ पे तो बहुत बढ़िया शहर दिख रहा है, यहाँ पे तो भीख भी बहुत ज्यादा मिलती है, भीख भी यहाँ पे बहुत ज्यादा मिल सकती है। तो मैन जी बोलते हैं कि देखो अगर आप लालच करोगे तो आप पछताओगे, तो लालच करना बहुत बुरी बात है। ये बात जो कही गई थी वो पहले अंक में किससे कही गई थी? गोवर्धन दास से कही गई थी। पहला अंक यहीं पे खत्म हो जाता है। अब बात होती है दूसरे अंक की। अब बात करेंगे कि दूसरा अंक क्या है। दूसरे अंक में शुरुआत होती है बाजार की। दूसरे अंक में बाजार है। ये जो गोवर्धन दास है ना, ये बाजार में आया है, इसके कारण बाजार का अंक शुरू हो जाता है। इसमें अलग अलग यहाँ पे लोग आते हैं, अलग अलग दुकानदार हैं,
वो अपनी अपनी कहानियों को बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कबाब वाला आता है। जो कबाब वाला है ना, देखिए पहला अंक मैंने आपको बता दिया, ज़्यादा लालच करने की सलाह, ज़्यादा लालच ना करने की सलाह देते हैं। फिर दूसरे अंक में बाजार का वर्णन है। सबसे पहले कबाब वाला आता है, और कबाब वाले बहुत सारे, कबाब वाला बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बोलते हैं। सब लोग एकदम गानों के माध्यम से बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत अच्छे से, कह सकते हैं नाटक कह सकते हैं या फिर कविता कह सकते हैं, उसके माध्यम से इन्होंने समझाया है। तो कबाब वाला है वो अपना कबाब कैसे बेचता है। 84 मसाला बेहतर आँच का, खाए जो होठ चाटे, न खाए जो जीभ काटे। ये किसने बोला था? कबाब वाले ने बोला था। इसके बाद में आता है घासीराम। घासीराम क्या बेचता है? चना बेचता है। देखो कबाब वाला कबाब बेचता है ये तो ठीक है, अब घासीराम चना बेचता है, कैसे याद करेंगे? चना खाने से खांसी हो जाती है, खांसी से घासी, ऐसे याद करो। देखो बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं आपको एक वो माध्यम बता रहा हूँ कि कैसे याद करेंगे, ठीक है। याद तो करना पड़ेगा, याद नहीं करेंगे तो एग्जाम में सवाल कैसे फंसेंगे, है ना। अगर आपको ये इस तरीके का बढ़िया लग रहा है तो मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि क्लासेस को हंसते हुए मुस्कुराते हुए लेना चाहिए। ऐसे कुछ लोग, कुछ टीचर आएंगे पुराने जो प्रोफेसर होते हैं, सीरियस मोड पे क्लास लेंगे, टू द पॉइंट, मुझे वो तरीका नहीं पसंद, ठीक है। देखिए घासीराम क्या बेचता है? चना जोर गरम, चना जोर गरम। इसके ऊपर फिर गाना भी बना, चना जोर गरम, आपने ये गाना सुना भी होगा, ठीक है। जो घासीराम है ना, ये काशी की प्रसिद्ध वेश्या है, तोकी मैना, इनका भी जिक्र करता है। वो बताता है कि जो तोकी है, मैना है, ये लोग भी अगर मेरा चना खाएंगे तो ये भी, मतलब इसके बारे में कुछ जो कविता है वहाँ पे इन दोनों का जिक्र होता है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? सवाल बन सकता है कि घासीराम ने किसका जिक्र किया था, या फिर तोकी मैना का जिक्र किस नाटक में आता है। तो वो अंधेर नगरी में आता है, और कौन करता है? घासीराम करता है। इसके बाद में आता है नारंगी वाला। नारंगी वाला बहुत सारी बातें बोलता है कि ये मेरी नारंगी ये खाएगा, ये होगा, वो होगा, ऐसी बातें बताता है, ठीक है। इसके बाद में आता है हलवाई वाला। हलवाई वाला क्या बेचता है? मिठाई बेच रहा है। कुजडीन भी आती है। कुजडीन है वो क्या बेचती है? कुंजडीन। कुंजडीन सब्जी बेच रही है। ये जो बात बोलती है वो क्या बोलती है? जैसी काजी वैसी पाजी, रेत राजी टेक से बाजी। इसमें एक बात ये भी देखिए, जो बाजार है ना, इस बाजार में हर चीज 1 टके के भाव से बिक रही है। कोई भी चीज ले लो 1 टके के भाव से बिक रही है, ठीक है। इसके बाद में आता है एक मुगल व्यवसायी है, वो आता है। और ये जो मुगल व्यवसायी है ना, ये बाजार में क्या बेच रहा है? ड्राई फ्रूट्स, यानी कि काजू है, किशमिश है, ये सब कुछ चीजें कौन बेच रहा है? मुगल व्यवसायी बेच रहा है। इसके बाद में आता है चूरन वाला। चूरन वाला चूरन बेच रहा है। इसमें ये बोलता है ये जो आमला खाता है वह रिश्वत पचा जाता है, पुलिस खाए तो कानून हजम कर जाए, साहब खाए तो देश हजम कर जाए। समझ रहे हो? ये अंग्रेजों के खिलाफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीजें याद रखिएगा कि ये जो 3 बातें लिखी थी, क्या लिखी थी? ये जो आमला खाता है वो रिश्वत पचा जाता है, पुलिस खाए तो कानून हजम कर जाए, साहब खाए तो देश हजम कर जाए। ये कौन बोला है? चूरन वाला बोला है, ठीक है। फिर आता है जात वाला। जात वाला एक ब्राह्मण व्यक्ति है, ये जात बेच रहा है, मतलब जाति बेच रहा है। ये बोलता है कि टके के भाव से जाति भी खरीद लो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जातिवाद पे भी एक कटाक्ष किया है। इसके बाद में गोवर्धन दास है, वो 1 टके के भाव से सामान खरीदता है। जो गोवर्धन दास है ना, यहाँ पे सवाल आ सकता है कि गोवर्धन दास के पास में कितनी भिक्षा के रूप में इसको पैसे मिले थे। इस शहर से इस व्यक्ति को 7 टके मिले थे, और इस 7 टके नहीं, 7 पैसे, ठीक है, 7 पैसे मिले थे। इसमें से ये 3 पैसे की मिठाई खरीद लेता है। और किससे खरीदता है? हलवाई वाले से। हलवाई वाला गोवर्धन दास को इस शहर का नाम क्या बताता है? अंधेर नगरी। गोवर्धन दास जब पूछता है कि इस शहर का नाम क्या है, तो वो बताता है अंधेर नगरी। बोलता है कि राजा का नगर का नाम अंधेर नगरी और राजा का नाम चौपट राजा। अब आप इस कहानी को देखो, कहानी क्या है। सबसे पहले पहले अंक में क्या हुआ? महंत जी गांव उससे उस नगर में आए। दूसरे अंक में गोवर्धन दास बाजार में है। बाजार में बहुत सारे लोग क्या सामान बेच रहे हैं। वहां से गोवर्धन दास किससे सामान खरीदता है? हलवाई वाले से। हलवाई वाले से सामान खरीद के वो मिठाई लेता है, और वहां से पता चलता है कि शहर का नाम क्या है, ठीक है। फिर गोवर्धन दास जाता है और गाना गाता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी टका शेर खाजा। ये बात ध्यान रखिएगा। अब तीसरे अंक की शुरुआत हो जाती है। दूसरा अंक खत्म, तीसरे अंक पे आते हैं। तीसरा अंक जंगल का दृश्य है। देखिए अभी तक नाटक शुरू नहीं हुआ है, अभी तक नाटक की भूमिका बन रही है कि नाटक है क्या। हमने जो बचपन में नाटक खेला उसमें कोई दृश्य नहीं है। हमने जो बचपन में नाटक देखा या फिर खेला वो राज दरबार का है। राज दरबार जहाँ पे लगा है वही का ये नाटक है। हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो भूमिका है। पहले अंक में क्या था? वो बाहर से शहर में आए हैं। पहले अंक का नाम भी क्या था? बाह्य दृश्य करके उसका नाम था, ठीक है। दूसरे अंक का बाजार का वर्णन है, उसको भी ध्यान रखिएगा। तीसरा अंक है जंगल का दृश्य है। जंगल के दृश्य में क्या है? महंत जी और नारायण दास जी राम भजन गाते हुए आते हैं। सवाल आ सकता है कि महंत जी और नारायण दास क्या कौन सा भजन गा रहे थे? राम भजन।
और जो गोवर्धन दास है वो भजन गा रहा है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर खाजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। ये कौन गा रहा है? गोवर्धन दास। ठीक है, यहाँ पर गोवर्धन दास बताता है मैन जी को, मैन जी ये देखो मैं बहुत सारी मिठाइयाँ लेके आता हूँ, मिठाइयाँ लेके आया हूँ। तो मैन जी बोलते हैं वाह इतनी सारी मिठाइयाँ कहाँ से लाई? तो उसने वो बताते हैं कि मैन जी बहुत ही खूबसूरत शहर है, यहाँ पे 1 टके में सब कुछ मिल रहा है, कुछ भी खरीद लो। आपको चूरन भी 1 टके में मिल रहा है, मिठाई भी 1 टके में मिल रही है, यहाँ पर आपको काजू किशमिश भी 1 टके में मिल रहा है, यहाँ पर आपको 1 टके में सब्जी भी मिल जाएगी, और यहाँ पर आपको 1 टके में जाति भी मिल जाएगी। फिर मैन जी बताते हैं कि यार ऐसी कैसी जगह जहाँ पे 1 ही टके में सब कुछ मिलता है। तो यहाँ पे मैन जी इसको ये जगह छोड़ने की सलाह देते हैं, बोलते हैं कि जगह खराब है। लेकिन गोवर्धन दास चले लालची आदमी, इन्होंने बोला क्यों, मैं क्यों जाऊँ, इतने टाइम से घूम रहे हैं, इतने टाइम से फिर रहे हैं, मिल क्या रहा है, कुछ भी नहीं, अपन नहीं जाने वाले, आपको जाना है तो जाओ। फिर यहाँ से तीसरा अंक खत्म हो जाता है, चौथे अंक पे आते हैं। चौथा अंक आप ये समझिए, अलग अलग पार्ट में है ना, नाटक विभक्त है। चौथे पार्ट में क्या होता है, चौथे अंक में राज दरबार शुरू हो जाता है। और हमने जो बचपन में नाटक देखा है, नाटक को समझा है, नाटक को सुना है, वो यहीं से सुना है। एक राजा है बिल्कुल चौपट किस्म का, बिल्कुल मूर्ख किस्म का। राज दरबार में 3 लोग हैं। 3 लोग कौन कौन है इसमें? राजा है, नौकर है और मंत्री हैं। ठीक है, इसमें शुरुआत कैसे होती है वो समझिए। राज दरबार है, जो सेवक है वो बोलता है कि ये लीजिए महाराज, पान खाइए। राजा सुन लेता है कि सुनपका आ रही है। अब सुबन का आ रही है, राजा सुन लेते हैं। राजा बोलते कहाँ आ रही है सुबन का? राजा बोलते सुबन का नहीं, पान खाइए। तो बोलती है अरे कमबख्त, तूने मुझे डरा दिया, तूने मुझे डरा दिया, अब तुझे सजा मिलेगी। सजा कितनी मिलेगी? 200 कोड़े की। ठीक है, तो यहाँ पे मंत्री बोलते क्या राजा है यार, इसने बोला पान खाइए, इसने सुना सुबन का आ रही है, तो इसने बोला 200 कोड़ों की सजा सुना दो, क्योंकि मुझे डर लगा। फिर मंत्री बोलता है कि राजा गलती सेवक की नहीं है, गलती तो तमोली की है। तमोली ने क्यों? तमोली ने पान बना के दिया सेवक को, और सेवक ने उस पान को आपको दिया। तो राजा बोलता है अच्छा। देखिए यहाँ पे इस बात को भी ध्यान रखिएगा, जो सेवक को 100 कोड़ों की सजा हुई थी, ठीक है, राजा ने क्या बोला, सेवक को 100 कोड़े की सजा सुनाई जाए। तो मंत्री ने थोड़ी सी अपनी एक पक्ष रखा, यार फालतू में सेवक को सजा हो जाएगी, तो उसने बोला कि गलती तो तमोली की है, तमोली ने पान दिया, इसके कारण तमोली की गलती है। तो राजा ने बोला अच्छा ऐसा है, तो तमोली को 200 करोड़ की सजा सुनाई जाए। मंत्री ने बोला ये क्या नीच आदमी है, सबको सजा सुनाई जा रहा है। तो मंत्री ने एक सुझाव दिया कि राजा असली गलती जो है ना वो सुपनका की है, क्योंकि आप उससे डरे हैं, आप उसको सजा सुनाइए। अब सुपनका को तो लाया नहीं जा सकता, इसके कारण ये सजा नहीं होती है। फिर बाहर से आवाज आती है कि मुझे न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, ऐसी आवाज बाहर से आने लगती है। पता चलता है कौन है, एक फरियादी आया है जिसका नाम है कल्लू बनिया। कल्लू बनिया आता है और कल्लू बनिया बोलता है कि राजा जी, मेरी जो बकरी है वो दीवार, मतलब फरियादी आता है, उसकी बकरी मरी है, कल्लू बनिया नहीं आता, ठीक है, थोड़ा सा ये कंफ्यूज हो गया मैं। फरियादी आता है और फरियादी बोलता है कि राजा जी, मेरी जो बकरी है वो कल्लू बनिया की दीवार के नीचे आके मर गई है। राजा जी बोलते हैं अच्छा ऐसा है, न्याय मिलेगा, आप न्याय संगत राजा के पास आए हो, न्याय की विधाता के पास आए हो, आपको न्याय मिलेगा। अब न्याय कैसे मिलेगा? कल्लू बनिया को बुलाया जाए, इसकी दीवार के नीचे, नहीं कल्लू बनिया को पहले नहीं बुलाएंगे, पहले राजा बोलेगा उस दीवार को बनाया जाए, उस दीवार को बुलाया जाए, उस दीवार को अपन 200 करोड़ की 300 करोड़ की पता नहीं फांसी की सजाई सुना देता है दीवार को, ठीक है। मंत्री बोलते हैं राजा जी दीवार को लाया नहीं जा सकता। अच्छा, दीवार को नहीं लाया जा सकता, तो दीवार से जुड़े हुए व्यक्ति को लाया जाए। कौन है? कल्लू बनिया। तो राजा जी सबसे पहले बनिया को बुलाते हैं, ये सीरीज याद रखिएगा, सबसे पहले किसको बुलाते हैं? बनिया को बुलाते हैं। बनिया को बोलते हैं क्यों रे कल्लू बनिया, तेरे कारण दीवार गिरी, तेरी दीवार गिरी, उससे बकरी मरी, सजा तो तुझे होगी। तो बनिया बोलते हैं कि साहब मेरी गलती नहीं है, गलती तो कारीगर की है, उसने दीवार इतनी कमजोर बनाई, इसके कारण दीवार गिरी। ठीक है, कारीगर को बुलाओ। कारीगर आता है, कारीगर से पूछा जाता है कि क्यों रे कारीगर, तूने इतनी हल्की दीवार बनाई कि दीवार गिर गई। तो कारीगर बोलता है कि मेरी गलती नहीं, गलती तो चुने वाले की है, उसने हल्का चुना डाला, इसके कारण दीवार ऐसी बनी। तो ठीक है, चुने वाले को बुलाया जाए। यहाँ पे चुना वाले को चुन्नी लाल भी कहा गया है, ठीक है, तो चुन्नी लाल को बुलाया जाए। चुन्नी लाल बोलते हैं कि साहब मेरी क्या गलती, चूने के अंदर जो पानी डाला था वो तो भिस्ती ने डाला था, और भिस्ती ने पानी ज्यादा डाला, इसके कारण वो जो चूना है वो इतना मजबूत नहीं बन पाया। तो ठीक है, भिस्ती को बुलाया जाए। भिस्ती जो पानी डालता है, भिस्ती को बुलाया कि क्यों रे भिस्ती, तूने पानी ज्यादा क्यों डाला? तो भिस्ती बोलता है कि भाई जो जिससे मैं पानी डालता हूँ ना, वो एक चमड़े से बना हुआ एक, कह सकते हैं कि एक बर्तन की तरह कह सकते हैं, ठीक है, बर्तन या फिर कह सकते हैं कि पात्र कह सकते हैं, जिससे वो पानी लेकर डालता है। तो वो बोलता है कि साहब ये जो पात्र है ना ये बहुत बड़ा था, ये बहुत बड़ा था, इसके कारण ये ऐसा हुआ।
तो कि पात्र कहाँ से खरीदा था? तो कि मैंने कसाई से खरीदा था, क्योंकि कसाई चमड़े का काम करता है। तो इसने पात्र बहुत बड़ा बनाया था, इसके कारण ऐसा हुआ। तो कसाई को बुलाया गया। कसाई को बोला, क्यों रे कसाई, तूने ऐसा क्यों किया? तो कि साहब, मुझे जो गडेरिया था उसने बहुत बड़ी बकरी बेची थी, उसने बड़ी बकरी बेची, तो बड़ी बकरी से बड़ा पात्र बना। तो ठीक है, गडेरिया को बुलाया जाए। गडेरिया को बोला कि भाई क्यों रे, तूने बड़ी बकरी क्यों बेची? तो बोलता है कि साहब मेरी गलती नहीं है, कोतवाल साहब की गलती है, क्योंकि जिस समय मैं बकरी दे रहा था उस समय कोतवाल साहब कुछ निगरानी वगैरह कर रहे थे, तो मेरा ध्यान नहीं किया, तो इसके कारण मैंने बड़ी बकरी बेची थी। तो आप ये देख रहे हो कहाँ की बात कहाँ पहुंच गई। दीवार गिरी, फंसा कोतवाल। कोतवाल को बोला, कोतवाल को फांसी की सजा होगी। कोतवाल बोला, क्या? ये कहाँ? मैं कहाँ? कहाँ बकरी, कहाँ दीवार, मैं कहाँ फंसा? सुना दिया, राजा तो राजा है। प्रश्न खत्म। कोतवाल साहब को अब सजा होगी। ठीक है, पांचवा अंक। पांचवें अंक में सीधी शुरुआत होती है जंगल से, अरण्य से जंगल शुरू होती है, अरण्य लिखा हुआ। ठीक है, अरण्य में गोवर्धन दास गाते हुए गा रहा है वही, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर बाजी टके सिर खाजा। ठीक है, और मिठाई खा खा के मोटा हो गया है, एकदम मोटा हो गया है। जब आप इस नाटक को पढ़ेंगे तो इसकी जो भाषा है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बिहारी अंदाज में। ठीक है, यहाँ पे एक बात भी बोलता है कि यहाँ पे वैश्य और पत्नी भी एक समान है। यहाँ पे एक जिक्र भी आता है। ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा कि गोवर्धन दास ने पांचवें अंक में ये बात बोली थी। सवाल ये आ सकता है कि गोवर्धन दास ने बोला था, या फिर नारायण दास ने बोला था, या फिर मैन जी ने बोला था। किसने बोला था? गोवर्धन दास ने बोला था। यहाँ पे कोतवाल आते हैं, मतलब 4 प्यादे आते हैं, मतलब सैनिक आते हैं, और वो इसको लेके चले जाते हैं। इसको बोलते भाई मैंने क्या गलती की? तो कि चल के तेरे को फांसी की सजा है। तो वो बोलते अरे रहम करो रहम, मैंने गलती क्या की है? तो कि देख, बात ये हुई थी कि ये पूरा प्रसंग हुआ था, और जो सजा हुई थी वो किसको हुई थी? उसको कोतवाल को हुई थी। अब कोतवाल को सजा हुई, पर जो फांसी दी गई, फांसी देने के लिए जो फांसी का फंदा बनाया गया वो बहुत बड़ा बना। अब बहुत बड़ा बना और उसका जो गला है वो छोटा है, इसके कारण फांसी उसको लग नहीं पा रही है। अब फांसी का फंदा बन तो चुका है, किसी को तो सजा मिलेगी, इसके कारण अब सजा तुझे मिलेगी। वो बोलते क्या, कहां से और क्यों? तो कि भाई देख, तू मोटा हो गया है, और मोटा हो गया है, तेरा गला फिट बैठ रहा है, तो क्या मोटा होना कौन सा सजा है? तो कि इस नगर में कोई मोटा वैसे होता ही नहीं है, राजा के डर से कोई मोटा होना चाहता ही नहीं है, तो मोटा हो तो भुगत। वो फिर रोते रोते गा रहा है कि अरे गुरु जी बचाओ। क्योंकि हुआ क्या था, यहाँ पे फिर से आते हैं अपन। जो जो तीसरा अंक है यहाँ पे आते हैं। तीसरे अंक में मैन जी ने बोला था कि इस नगर में रहना उचित नहीं है, तो गोवर्धन दास ने मना किया था। तब मैन जी ने बोला था कि अगर आपको, गोवर्धन दास को बोला था कि अगर तू कभी भी मुसीबत में फंसे ना तो मुझे बुलाना। अब पांचवें अंक में ये गुरु जी को याद करता है। छठा अंक शुरू होता है। देखिए, याद रखिए, पहला अंक कहां पे था? बाहर से नगर में प्रवेश है। दूसरा अंक बाजार का। तीसरा अंक जंगल का। चौथा अंक राज दरबार का। पांचवा अंक अरण्य का, अरण्य अरण्य। ठीक है, और छठा अंक शमशान का। ये याद रखिएगा, ऐसा सवाल आया हुआ है कि छठे अंक की जो छठा अंक है वो कहां से शुरू होता है? वो शमशान से होता है। तो शमशान में गोवर्धन दास को लाया जाता है। गोवर्धन दास को बोला जाता है कि लटकाओ इसको फांसी पे। गोवर्धन दास बेचारा रो रहा है। तो तभी महंत जी आते हैं। महंत जी बोलते हैं गोवर्धन दास को कि देखिए, उस प्यादों को बोलते हैं कि देखो, ये मेरे उपदेश देने का समय है। अब आप इसको फांसी सुना रहे हैं तो सुनाओ, लेकिन मुझे एक बार गोवर्धन दास से बात करनी है। अगर आप बीच में आए तो आपको भी पाप लगेगा। तो वो प्यादे दूर हो जाते हैं। अब गोवर्धन दास के पास जाते, बोलते कि पहले बोला था तुझे, तेरे को मिठाइयाँ खानी थी, भुगत अब बोले गलती होगी होगी, माफ करो यार, अब मुझे बचाओ इस विपदा से। महंत जी उसको कान में एक बात बोलते हैं, और वो एक नाटक रचना शुरू करते हैं। ये जो शुद्ध प्रियसन होता है ना, प्रियसन जिसको बोलते हैं, हास्य विनोद, उसकी शुरुआत करते हैं। महंत जी बोलते हैं, देख बच्चा, गोवर्धन दास तू मेरा शिष्य है और तू मेरी बात मानेगा। फांसी पे तू नहीं झूलेगा, फांसी पे मैं जाऊंगा। तो क्यों? क्योंकि इस समय जो फांसी पे जाएगा उसको सीधा स्वर्ग मिलेगा। तो वो बोलता है कि गुरुजी, आप तो गुरुजी ठहरे, आपको तो वैसे ही ज्ञान है बहुत सारा, आप तो वैसे ही स्वर्ग में जाएंगे, मुझे स्वर्ग में जाना है, क्योंकि मैं तो शिष्य, मेरी उम्र ही क्या है, अगर मैं जाऊंगा तो मुझे पहले स्वर्ग मिलेगा। नारायण दास बोलता है नहीं, मुझे जाना है। उस समय नारायण दास भी पास में होता है। ठीक है, इतने में वो प्यादे देखते, अरे भाई क्या माजरा हो गया, ये व्यक्ति पहले रो रहा था और अभी ये मरने के लिए मर रहा है। प्यादे पूछते मैटर क्या है? तो वो बोलता है कि देखो, ये सारा मैटर है। इतने में राजा मंत्री भी आ जाते हैं, मंत्री और कोतवाल भी आ जाता है। वो कोतवाल जिसको फांसी हुई थी, वो बोलता है अच्छा ऐसी बात है कि अगर अब जो मरेगा उसको स्वर्ग मिलेगा, तो स्वर्ग में तो मैं भी जाना चाहूंगा। इसके कारण कोतवाल क्या बोलता है, साहब फांसी पे तो मुझे झुलाओ, क्योंकि सजा तो मुझे हुई थी ना। इतने में मंत्री बोलता है कि इसको क्यों, मुझे सुलाओ, क्योंकि मुझे जाना है स्वर्ग में। इतने में राजा बोलता है कि मेरे होते हुए इस देश में कोई स्वर्ग जा सकता है क्या? और राजा जी फांसी पे झूल गए और बोलते हैं लटकाओ मुझे, और राजा जी गए।
ये पूरी जो कहानी थी ये वैसे तो सेंसलेस थी, पर ये कहीं ना कि एक वो राजा की जो ये तरीका था ना, यहाँ पे कहीं ना कि ये दो लोगों को संबोधित कर रहे हैं। रामचंद्र तिवारी ने तो बोला ये बिहार के एक रजवाड़े के प्रति ये लिखा गया था, और वैसे ये अंग्रेजों की जो ये बरतानिया हुकूमत थी उसके लिए लिखा गया था। खैर, ये पूरा नाटक था। इसके बारे में कुछ एक बात ध्यान रखिएगा। अंधेर नगरी में नारी की दुर्दशा का भी वर्णन हुआ है। तो सवाल आता है तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसमें नारी की दुर्दशा का वर्णन है। साथ में इस नाटक को काशी के नेशनल थिएटर में पहली बार प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसको एक दिन में लिखा गया था, एक दिन में लिखा गया, और उसी दिन काशी के नेशनल थिएटर के, काशी के हिंदू नेशनल थिएटर में इसको पहली बारी में ही प्रदर्शित किया गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। साथ में इसको रामविलास शर्मा ने कालजयी कृति कहा है। इन सबके साथ में अंधेर नगरी अंग्रेज राजा का ही दूसरा रूप है। यह सिर्फ अंग्रेजों के अंधेर गर्दी की आलोचना नहीं करता है, ये इस अंधेर गर्दी को उखाड़ फेंकने की प्रबल इच्छा को दर्शाता है। ये किसने बोला था? ये रामविलास शर्मा ने बोला था। जब अपन शुक्ल जी के बारे में बात करते हैं, रामचंद्र शुक्ल के बारे में, तो इन्होंने पद्य के बारे में बहुत सारे टिप्पणियां की हैं। नाटक और गद्य के ऊपर इनकी टिप्पणियां कम है। अगर जब अपन बात करेंगे ना गद्य के ऊपर, तो गद्य के ऊपर आपको राम विलास शर्मा और बच्चन सिंह, इन दोनों के कथ्य आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये लोग भी आलोचक है, आलोचक या फिर समीक्षक कह सकते हैं, समीक्षक है। देखिए, ये अगर आपको डाउट में आ रहा है, थोड़े दिन जुड़िए साहित्य के साथ में, आपको मजा आने लगेगा। ठीक है, बच्चन सिंह ने बोला है, बच्चन सिंह जी, ठीक है, बच्चन सिंह जी ने बोला है कि रंगमंच की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण नाटक है। अगर भारत दुर्दशा प्रथम राजनीतिक उपन्यास है तो अंधेर नगरी, यहाँ पे उपन्यास नाटक होगा। ठीक है, ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे होगा नाटक। ठीक है, तो आप ये लिखिए कि अगर भारत दुर्दशा प्रथम राजनीतिक नाटक है तो अंधेर नगरी पहला आधुनिक नाटक है। ये किसने बोला था? बच्चन सिंह जी ने। तो ये दो कथ्य इसको याद रखिएगा, सवाल आ सकता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल था पूरा अंधेर नगरी नाटक, जिसको मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। इसके साथ में कुछ एक फैक्ट बचे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये शुद्ध प्रियसन के अंदर आता है, और इसका जो मूल प्रतिपाद्य था वो लोभ और भोग से संबंधित था। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा लोभी होगा तो वो भुगतेगा। और ठीक है, इसके साथ में एक सीरीज मैंने बना रखी थी शायद। ठीक है, इसमें तो नहीं है। देखो, और कुछ फैक्ट बचते हैं तो उसको भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, नहीं बचते, तो एक बार के लिए मैं जल्दी से आता हूँ और नाटक की जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको समझना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे आपके पूरे 32 मिनट लिया है, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पूरा नाटक मैंने आपको समझा दिया है, और एक एक चीज़ मैंने बहुत अच्छे से डिकोड की थी। ठीक है, एक एक चीज़ मैंने बहुत डिटेल में समझाई थी। देखिए, मैं शुद्ध हिंदी नहीं बोलता हूँ, ठीक है, मैं हिंदुस्तानी भाषा बोलता हूँ, अंग्रेजी भी आएगी, सब चीज़ें आएगी, और ऐसे ही हिंदी समझने में मजा आएगा। काफ़ी लोग क्या करते हैं, एकदम शुद्ध हिंदी, एकदम संस्कृत वाली जयशंकर प्रसाद बन के बैठे हैं, और वो जयशंकर प्रसाद बन के ही हिंदी साहित्य समझाते हैं। हिंदी साहित्य को साहित्य की तरह ना लेकर आप समझते हैं कि भैया कोई मतलब पढ़े लिखों की भाषा है। क्यों? हिंदी साहित्य सबकी भाषा होनी चाहिए ना, अगर सबकी भाषा है तो अच्छे से समझ में आनी चाहिए। एक बात और, जो ये नाटक है इसकी शुरुआत समर्पण से होती है। शुरुआत में समर्पण लिखा हुआ है, जहाँ पे वही भारतेंदु हरिश्चंद्र की खासियत होती है कि शुरुआत में मंगलाचरण करते हैं। इसको मैं समझाऊं तो, अगर आप थिएटर में कभी गए हैं तो थिएटर में पहले जन गण मन अधिनायक जय हैं भारत भाग्य विधाता गाया जाता था। क्यों? कहीं ना कि देश के लिए एक संबोधन था। खैर, उसको तो अभी बंद करवा दिया गया है। पहले जब नाटक शुरू होता था तो उसके पहले मंगलाचरण होता था। वो कहीं ना कि देश के अच्छे के लिए, कहीं ना कि भगवान की भक्ति के लिए बातें बोलते थे। तो शुरुआत किससे होती है? समर्पण से होती है। समर्पण लिखा गया, मंगलाचरण ना लिख के समर्पण लिखा है, और समर्पण में सारी चीजें वो वही भक्ति भावना की बात लिखी गई है। पहला अंक है बाहरी प्रांत से वो अंदर आ रहे हैं। उसकी बात है मैन जी और दो चेले गाते हुए आते हैं। यहाँ पे पहले अंक में दो लोगों का जिक्र भी हुआ है, सूरदास का भी हुआ है और तुलसीदास का भी हुआ है। तुलसीदास भे कभी कुल राय, राम के नाम से घास जंगल की, तुलसीदास भे भजे रघुराई। यहाँ पे कहना चाहता है कि जो सूरदास है वो राम का नाम भजन करके वो कवि कुल राय हो गए हैं, यानी कि कवि कुल में श्रेष्ठ हो गए हैं। फिर मैन जी बोलते हैं कि बच्चा नारायण, ये नगर तो बहुत दूर से बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है, देख कुछ भिक्षा उत्साह मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे। तो ये देख रही है भाषा, जो ये कहीं ना कि बिहारी अंदाज को दिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, नारायण दास से वो सारी बात होती है। मैन जी बोलते हैं गोवर्धन दास तू पश्चिम की ओर जा, नारायण तू पूरब की ओर जा। ये आपको याद रहेगा। श्री ग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो, यहाँ पे जो भगवान का नाम लिखा है वो क्या लिखा है? श्री सालग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो। फिर इसके साथ में मैन जी इसको सलाह देते हैं कि
लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी ना कीजिए या में नरक निदान। ये किसने बोला है? मैन जी ने बोला है। लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी ना कीजिए या में नरक का निदान। ठीक है, ये गाते हुए जाते हैं, पहला अंक खत्म। दूसरा अंक, सबसे पहले कौन आता है? कबाब वाला आता है। क्या बोलता है? हाय सो खाए जो होठ चाटे, न खाए जो जिप काटे, कबाब लो कबाब ढेर सारा, कबाब लो कबाब का ढेर, बेचा टका शेर। पहले ये लाइन याद रखिएगा, खाए सो होठ चाटे, न खाए सो जिप काटे, क्योंकि ये तो आएगा तो समझ जाओगे कि अंधेर नगरी से है। घासीराम खासीराम क्या बेच रहा है? ये गरम चना जोर गरम। यहाँ पे इसी से है ना, बाद में गाना बना तो वो इसी से कहीं ना कहीं उठाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं? यहाँ पे जिक्र करता है, चना खावे तो की मैना, बोले अच्छा बना छबेना, चना खाए गफरून मुन्नी, बोले और कुछ नहीं चुनना। ये दोनों वैश्याओं का नाम है जो काशी की प्रसिद्ध वैश्या है। इन सबके साथ में क्या बोलता है? चना हाकिम जो खाता, सब पे दूना टिकस लगाता। तो ये जो टिकस की जो बात हुई है वो किसने बोली? चना वाले ने बोली है। कंफ्यूजन होगा चूरन वाले के साथ में, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर नारंगी वाला आता है, वो नारंगी बेचता है। यहाँ पे ये बहुत सारे, जैसे कि कवला नींबू। कवला नींबू किसको बोला गया है? यहाँ पे कवला नींबू का जो तीसरे में लिखा हुआ बड़ा नींबू जो होता है उसको कवला नींबू बोला गया है। इसके बाद में हलवाई वाला आता है, वो बहुत सारी मिठाइयाँ बेचता है, जो बोलता है जो खाए सो पछताए, जो न खाए सो पछताए। और ये किसने बोला था? हलवाई वाले ने बोला था। जैसे कलकत्ता के विल्सन मंदिर के भितरिए, वैसे अंधेर नगरी के हम, एक समान ताजा खाजा ले खाजा, टके सिर खाजा। ये बात किसने बोली है? ये बोली है हलवाई ने। फिर कुंजडीन आती है, जो ये कुंजडीन है ये कौन है? ये सब्जी बेच रही है। जैसे काजी वैसी पाजी, रेत राजी टके शेर बाजी, ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बेर। फिर आता है मुगल, ये क्या बेचता है? ये बेचता है ड्राई फ्रूट्स, यानी कि वही काजू किशमिश बेचता है। ये क्या बोलता है? हमारा ऐसा मुल्क जिसमें अंग्रेज का भी दांत कट्टा और गया। यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई वो ये थी, हिंदुस्तान का आदमी लक लक, हमारे यहाँ का आदमी बुक बुबुक बुबुक, लो सब मेवा टका शेर, कुछ भी। फिर आता है पाचक वाला। पाचक वाला कौन है? चूरन वाला। तो याद रखिएगा, सबसे पहले कौन आया था? कबाब। फिर कौन आया? चना। अरे हाँ, कबाब। फिर कौन आया? घासीराम। घासीराम क्या बेच रहा है? चना जोर गरम। इसके बाद में कौन आया है? आ रहा है समझ में? इसके बाद में आया हलवाई। हलवाई आया, मैं खुद ही कंफ्यूज हो रहा हूँ। हाँ हलवाई आया, नहीं हलवाई कहाँ आया? घासीराम। घासीराम के बाद में नारंगी वाला, और उसके बाद में घासीराम है। तो देखो ये कंफ्यूजन तो होगा, पर अपन को याद रखना है। ठीक है, इसको याद करने का कोई तरीका हो सकता है क्या? आपके पास कोई तरीका तो मुझे बताइएगा। ठीक है, फिर आती है कुलीन, फिर आता है मुगल, उसके बाद में कौन आता है? पाचक वाला। पाचक वाला क्या क्या बात बोलता है? चूरन चला दाल की मंडी, सबको खाए चूरन चला दाल की मंडी, इसको खाएगी सब रंडी, चूरन अमले सबको खावे, दूनी रिश्वत तुरंत पछावे। तो ये याद रखिएगा, इन्होंने रिश्वत की बात बोली थी, और दूना टिकस लगाने की बात किसने बोली थी? ये बोली थी कहाँ गया ये रहा, किसने बोला था? घासीराम ने। चने वाले ने क्या बोला था? टिकस लगाने की बात बोली थी। ठीक है, अब आते हैं अपन, इसके बाद में आता है मछली वाला, जो क्या बेचता है? मछली बेचता है। ठीक है, इसके बाद में आता है जात वाला। जात वाला एक ब्राह्मण जो क्या बोलता है? जात ले जात टके सिर जात, 1 टका दो, हम अभी अपनी जात बेचते हैं। टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाए, धोबी को ब्राह्मण कर दे, टके के वास्ते जैसी कहो वैसी व्यवस्था दे, टके के वास्ते झूठ को सच कहे, टके के वास्ते ब्राह्मण को मुसलमान, टके के वास्ते हिंदू को क्रिस्तान। तो कहीं ना कहीं बात बोलिए, टके के वास्ते झूठी गवाही दे, टके के वास्ते पाप को पुण्य माने, टके के वास्ते नीच को भी पिता माँ बनावे, वेद धर्म कुल मर्जाद सच्चाई बढ़ावे, सब टके शेर। इसके बाद में आता है बनिया। बनिया यही बेचता है, वही आटा दाल लकड़ी नमक ये बेचता है। फिर जो गोवर्धन दास है, वो बनिया से बोलते हैं कि आटा कितना शेयर है? बनिया बोलता है 1 टके शेयर। गोवर्धन दास और चावल 1 टके शेयर, चीनी 1 टके शेयर, घी 1 टके शेयर, सब 1 टके शेयर। सचमुच? हाँ महाराज, क्या बोलूंगा। कुलडिन के पास जाकर, क्यों माई भाजी क्या भाव? बाबा जी टके शेर, नुनुआ मुरई धनिया मिर्चा साग सब टके शेर। गोवर्धन दास, सब भाजी टके शेर, वाह वाह बड़ा आनंद। कहाँ है सभी? कहाँ? यहाँ सभी चीज टके शेर। हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई हलवाई मिठाई कितने शेर? बाबा जी लडुआ जलेबी गुलाब जामुन खाजा सब टके शेर, वाह बड़ा आनंद। क्यों बच्चा, क्यों मस्करी हो रही है? सचमुच टके शेर? हलवाई, हाँ बाबा सचमुच टके शेर। फिर वो नगर का नाम पूछता है, क्या है? अंधेर नगरी। हलवाई बोलता है राजा का नाम चौपट राजा। गोवर्धन दास, वाह अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा।
यही गाता है और फिर वो वहां से चला जाता है। गोवर्धन दास हलवाई से क्या खरीदता है? मिठाई खरीदता है। और कितने पैसे होते हैं? 7 पैसे होते हैं। 3.5 पैसे, 3.5 शेर की वो मिठाई खरीद लेता है, ठीक है। यवनिका गिरती है, यानी कि तीसरा अंक खत्म होता है। चौथा अंक जंगल का है। यहाँ पे जो मैंने बात बता दी थी कि नारायण दास और महन जी राम भजन और गोवर्धन दास अंधेर नगरी, यहाँ पे वही सारी बात होती है कि इस शहर में रहने की कोई बात उचित लगती नहीं है। यहाँ पे जो महन जी बोलते हैं वो बोलते हैं, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टका शेर भाजी टका शेर खाजा। दुआ बोलता है, सेत सेत सब एक से, जहां कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबू ना कीजिए बास। सेत सेत यानी कि सफेद सफेद, सफेद सफेद सब एक से, जहां कपूर कपास, जहां पे कपूर और कपास एक ही समान है, ऐसे देश में कभी ना रीजिए जिसमें ऐसी चीजें हो रही है, ठीक है। इसमें इंद्रायन दाड़िम, दाड़िम यहाँ पे दाड़म को प्रेजेंट करा है, यानी कि वही अनार को, ठीक है। तो कुछ एक जिक्र होते हैं। तो गोवर्धन दास को बोलते हैं, गोवर्धन दास बोलते हैं कि महाराज पूरी जिंदगी तो यही किया है, यहाँ पे रहेंगे तो अच्छे से खाएंगे। तो वो सारा प्रसंग मैंने आपको बता दिया है। महन जी बोलते हैं, जाता हूँ, इतना कह देता हूँ कि कभी भी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। फिर चौथा अंक राज्यसभा, वही जो पूरा जिक्र मैंने आपको बता दिया कि आ गया कि वो तमोली वाली सारी बात बता देता है कि सुपनका आ रही है, उसके नाम से डर रहे हैं। और फिर उसके बाद में फरियादी आता है। फरियादी क्या बोलता है? दुहाई दुहाई महाराज दुहाई, न्याय दो न्याय दो। क्या बोलता है? दुहाई दुहाई, ठीक है। फरियादी बोलता है, कल्लू बनिया की दीवार से वो गिर के मर गई है। फिर वो किस किस को बुलाते हैं उसको देखिए, ठीक है। मंत्री बोलता है कि ईटा चुना दीवार की होती है, उसको लाया नहीं जा सकता। फिर कल्लू बनिया को लाया जाता है। मंत्री बकरी कल्लू बनिया, ठीक है। फिर कारीगर को बोलता है, कारीगर को क्या बोलता है? महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं है, छूने वाले ने ऐसा बोंदा चुना बनाया कि दीवार गिर गई। तो देखिए ये सारी चीज़ें, ये तो मुझे लग रहा है कि आप खुद भी पढ़ेंगे और पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अगर आएगी तो आप डायरेक्ट लिख दोगे कि ये कहाँ से आया हुआ, ठीक है। जो प्रसंग आता है वो मैंने आपको बता दिया। राजा वाला छूने वाले को बुलाता है। छूने वाले को क्या बोलता है? छूने वाले को पकड़ के लाता है, तब क्या बोलता है? बे खेर छुपाड़ी सुने वाले, इसकी कुबरी कैसे मरी। देखो कॉमेडी देखो, खेर छुपाड़ी सुने वाले, इसकी कुबरी कैसे मर गई। छूने वाला, महाराज मेरा कोई दोस्त नहीं है, भिस्ती ने सुना है, ऐसा ही बनाया। देखो यहाँ पे आकर्षक दिखेगा, ठीक है, एक बहुत बढ़िया प्रसंग दिखेगा। राजा जो कल्लू होता है उसको क्या बोलता है? नौकर दौड़ लगा के बाहर बनिए को पकड़ लाते हैं। क्यों बे बनिए? इसकी लड़की नहीं बकरी नहीं सुनो, इसकी लड़की नहीं बरकी क्यों दबके मर गई। मंत्री, बरकी नहीं महाराज बकरी, हाँ बकरी। तो सोचो इसको जब खेला जाएगा क्या कॉमेडी बनी होगी इसकी, ठीक है। बहुत शानदार नाटक है। छूने वाले को बुलाया जाता है, फिर भिस्ती को बुलाया जाता है। भिस्ती को बोलता है, कसाई दे मसक इतना बड़ा बनाए कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। तो ये मसक है ना, मैं उसी पात्र की बात कर रहा था जिसमें पानी भरा गया था, ठीक है। फिर कसाई है, फिर गडेरिया को बुलाया जाता है और ये वो पूरी नाटक वही है। फिर कोतवाल को सजा होती है और यवनिका गिरती है। पांचवा अंक अरण्य वाला जिक्र, अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टका शेर बाजी टका शेर खाजा, नीच उच्च सब एक ही ऐसे, जैसे बड़ुए पंडित तैसे। इसके बाद में बेस्या जोरू एक समाना, बकरी गऊ एक करी जाना। तो जो मैंने बताया था ना बेस्या का जिक्र होता है, बेस्या वाला, वो यहाँ पे जिक्र देखने को मिल जाता है। इसके बाद में सांच कहे ते पनी खावे, झूठे बहु विधि पदवी पावे। और ये पूरा भजन है, नाटक जो लिखा हुआ है उसको आप पढ़ लीजिएगा, आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो मौज कीजिएगा, ठीक है। इसको पकड़ के लेके जाते हैं। पहला प्यादा बोलता है कि चल बे तुझे लेके जाते हैं। दूसरा प्यादा बोलता है क्यों, क्या क्या गलती होगी। दूसरा प्याजा बोलता है कि आप, प्यादा बोलता है कि आप मोटे हो गए, उसके कारण आपको फांसी होगी। देखिए पूरी आप वो जो क्रोनोलॉजी वो मैंने यहाँ पे लिखी थी, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कल्लू बनिया, फिर कारीगर, फिर छुनी लाल, भिस्ती कसाई गडेरिया कोतवाल। तो ये तो याद हो जाएगी, कंफ्यूजन यहाँ पे होगा। कबाब घासीराम नारंगी हलवाई। अब इसको कैसे याद करिए, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। इसका कोई बने तो मुझे भी समझाइए, ठीक है। कुजड़ीन मुगल, पाचक वाला, मछली वाला, जात वाला, बनिया। तो इसको नीचे से तो याद कर सकते हैं कि सबसे लास्ट में बनिया आता है। क्यों? अपन को सबसे लास्ट में किसकी जरूरत होती है? खाने पीने की जरूरत होगी ना, सब कुछ मतलब वैसे तो सबसे पहले होती है, तो उसको सबसे पहले होना चाहिए था, सबसे लास्ट में डाल दिया, ठीक है। हाँ ये देख सकते हैं, कबाब भी खाने का होता है और बनिया वाला भी खाने की चीजें बेचता है, तो सबसे पहले और सबसे लास्ट में खाने वाले लोग ही आएंगे, तो उससे याद कर सकते हैं। और अपन एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे खाना खाने से पहले हम पास वाले की जाति पूछते हैं, अपन नहीं। लेकिन जो एक एक सोच जिसके माध्यम से ये पूरा समाज पूरा इतना पिछड़ा हुआ है, वो जातिवाद में। तो यहाँ पे जातिवादी लोग क्या करते हैं? जात पूछते हैं खाने से पहले, तो उसको अपन ऐसे याद कर सकते हैं। पर यहीं पे खाने में मछली भी खाई जा सकती है। कुछ भी करके याद करो यार, मुझे नहीं पता, ठीक है, याद कर लेना। और ये पूरा नाटक होता है, छठा अंक शमशान है, और फिर वही पूरा नाटक होता है और यहाँ से यवनिका गिरती है। गुरु जी क्या बोलते हैं? राजा इस समय ऐसे साहित हैं
जो मरेगा सीधा बैकुंठ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो मैंने बोला था सीधा स्वर्ग जाएगा, तो वो बैकुंठ वाली बात ऐसी लिखी गई है, तो उसको ध्यान रखिएगा। जहां ना धर्म ना बुद्धि नहीं, जहां ना धर्म ना बुद्धि नहीं, नीति ना सुजन समाज, ते ऐसे ही आपो ही नशे जैसे चौपट राज। तो यह बात लिखी गई है और यहाँ पे नाटक खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यह था पूरा नाटक। अब मुझे बताओ आपको कैसा लगा। मुझे तो लग रहा है अच्छा लगा होगा, और अगर लगा है तो मुझे बताइए। देखिए, मैं चीज़ों को थोड़ा अलग तरीके से समझाता हूँ, साहित्य को साहित्य की तरह ना लेके मज़े की तरह लेता हूँ। अगर आपको भी मज़ा आया है तो मुझे बताइएगा। और इसके साथ में अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं नीचे आपको अपने व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा, और मैं कंप्लीट साहित्य अपने पूरे एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। नीचे एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी, डाउनलोड कीजिए। अभी यहाँ पे जितना हो रहा है उतना करेंगे, बाद में पूरा वहाँ पे कंप्लीट पढ़ाएंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। किसी और दिन, किसी और रोज़, किसी और दिन फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कारम, जय हिंद।